चलो स्टार्ट किया जाए। क्लियर है? चलिए, कमेंट अभी तक नहीं आए हैं सभी के। चलिए आ रही है। चलिए लाइक भी कर दीजिए भाई, जितने लोग हैं जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथिक कहा जाता था? चलिए बताइएगा कौन से काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, सी नंबर। यहाँ पर अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल के जो आपके औजार हुआ करते थे इन्हें हम लोग क्या बोलते थे? लघु पाषाण या आपका माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये जो उपकरण हुआ करते थे आकार में छोटे होते थे, है ना। मध्य पाषाण में जितने भी आपके उपकरण होते थे वो आपके कैसे लघु हुआ करते थे, मतलब छोटे टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नवरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा आपने पढ़ा होगा सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब होता है जब आप किसी राजा के सामने जाइए तो आप लेट जाइए, है ना। पैबोस मतलब होता है उसके पैरों को चूमना, है ना। यहाँ पर नवरोज त्योहार आपको याद आ गया होगा कि ये है आपके कौन से? तो बलवन। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर है। ये नवरोज जो त्योहार ये फारसी त्योहार है। कैसा है? ये फारसी पद्धति का त्योहार है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज और आपका मैसूर। तो ये बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ यहां पर दिया है 67 से आपके 69 तक, कौन विजयी हुआ था? तो आपको याद होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज आपके हार गए थे, है ना। अंग्रेज हार गए थे और आपका हैदर अली क्या हुआ था? जीत गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 1942 ईस्वी में भारत में कृषि मिशन के आवागमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1942 में 1942 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे? याद रखिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? तो आपके विंस्टन चर्चिल थे जब आपके भारत में 1942 आपके कृषि मिशन आगमन के समय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। क्लियर है। चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? चलिए बताइएगा ये मुस्लिम लीग ने प्रथम मतलब कह सकते हैं पृथक पाकिस्तान का जो कह सकते हैं प्रस्ताव पारित किया, ये कब पारित किया गया था? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 1944 जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है ना। और याद रखिएगा 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अगला जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। मतलब ये पूछा गया है कि अरुणा आसफ अली क्या हो गई थी? भूमिगत हो गई थी, है ना। यहां पर कह सकते हैं एक आंदोलन था, कौन सा? तो ऑप्शन सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भूमिगत, ये क्या अरुणा आसफ अली के साथ साथ और भी लोग थे जो आपके भूमिगत हो गए थे, मतलब नजरबंद जिसे बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। काफी आपके नेता थे जो आपके कह सकते हैं कि इस प्रकार से नजरबंद हो गए थे, है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? ये बताइएगा सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? 7 नंबर में। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपके सी राजगोपालाचारी ने। किसने? तो आपके सी राजगोपालाचारी ने यहां पर बनाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो राजगोपालाचारी थे मद्रास के प्रमुख कांग्रेसी नेता और अनुयायी थे, कहां के? मद्रास से संबंधित थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय थे कौन थे? तो चलिए यहां पर आपका जवाब आ रहा है 8 नंबर में, ऑप्शन यहां पर आपका बी। देखिएगा यहां पर याद रखिएगा आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और कुछ मत लगाइएगा। ठीक है, बी नंबर लगाना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसमें से शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपका IMP है, UPSSC का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। अगर सामाजिक धार्मिक सुधारों से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आपके पहले नंबर में आता है। तो यहाँ पर आपके राजा राम मोहन राय। कौन थे भाई? तो आपके राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता यही आपके थे। क्लियर हो गया है। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए आपके 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? तो आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन को कहते हैं। नोट करिएगा आप लोग गलती से कहीं महात्मा गांधी मत लगा देना। ठीक है, गलती से महात्मा
महात्मा गांधी मत लगा देना। आधुनिक भारत का पिता कैसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। आपको याद होगा कि 1919 में गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो कि रॉलेट एक्ट आपका चल रहा था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही यहाँ पर किसको गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, सत्यपाल और आपके सैफुद्दीन किचलू, है ना। तो किचलू और सत्यपाल को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के विरोध में यहाँ पर जलियांवाला बाग में कह सकते हैं सभा आयोजित की गई थी, है ना। और आपके 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियों का आदेश दे दिया था और बहुत ही बड़ा कांड ये घटित हुआ था उस समय का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होती है। चलिए, कॉफी उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 11 नंबर में। सभी को पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी का आ रहा है, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा कर्नाटक में देखा जाए, कर्नाटक में ही आपकी होती है। हाँ, एक पॉइंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि कॉफी जो आपका है कैसा पौधा है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, कॉफी जो है कैसा है, तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखिए उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है ना, क्लियर है ना। कॉफी कैसे प्राप्त होती है, तो पौधे के बीज से प्राप्त होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि कॉफी कैसे प्राप्त होती है, तो पौधे के बीज से प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है। ये बताइए, जनसंख्या की बात किया है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है। चलिए यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा बी, 17.5% समझिए आपके भारत में जनसंख्या है। ठीक है, चलिए भाई लाइक भी कर दीजिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार देख लीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, पहले से लाइक कर दिया करें तो थोड़ा सा हमारी आवाज में परिवर्तन भी आता है, मोटिवेट भी रहते हैं, है ना। आप लोग लाइक करते हैं लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, है ना, पहले ही कर दिया करें, है ना। चलिए बताइएगा, कह रहे निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय आपके कह सकते हैं 3 आपके थे जिनकी स्थापना की गई थी, है ना। हमने बताया था, एक ट्रिक भी आपको शायद बताया था, है ना, बीरू दुबे, है ना, भीरू दुबे राज, ये हमने आपको बताया था। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब है 13 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये सभी। मतलब यहाँ पर दुर्गापुर जो आपका है कहाँ पर है, ये आपके कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में है, और आपकी कहाँ पर है, ब्रिटेन में। कहाँ पर है, आपकी ब्रिटेन के सहयोग से आपकी लगी थी, जो दुर्गापुर आपका है पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से लगी थी, है ना। फिर आपका दिया भिलाई आपके कहाँ पर है, तो आपकी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में आपकी है ना। और ये किसके सहयोग से लगी थी, तो आपके सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से, आपका अर्थात आपके रूस के सहयोग से लगी थी। राउरकेला की बात करते हैं तो ये कहां पर है, तो राउरकेला आपके उड़ीसा में है। कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। कहां पर है आपके, तो आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा अर्थात राउरकेला जो आपका लगा था, ये किसके सहयोग से, तो आपके जर्मनी के सहयोग से ये लगी थी, जर्मनी के सहयोग से लगी। क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। देखो दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके भारत में कहां मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, तो याद रखिए आपके पश्चिमी घाट जो आपका है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जो कि केरल के क्षेत्र में आपको पता है कि बारिश होती है तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा काफी हद तक होती है। तो पानी की मात्रा जहाँ 200 सेंटीमीटर 150 प्लस हो जाती है, वहां पर सदाबहार वन की मात्रा बढ़ जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, पश्चिमी घाट इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ट्रिक बताया था बोरू, है ना, बताया था बोरू, भीरू दुबे और एक बताया था राज, बताया था ना, बोकारो और आपका भिलाई और दुर्गापुर, है ना, और एक राउरकेला, है ना। तो यहाँ पर रूस से रूस हो गया था, रूस के सहयोग से भिलाई भी लगी थी, ब्रिटेन से ये लगा था, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लगा था। ये हमने ट्रिक बताया था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। आपको पता है एक जहाज का नाम था कामागाटामारू, है ना, इसके प्रवेश से मना कर दिया, फिर इनको वापस होना पड़ा था। ये आपके कहां पर, तो आपके कनाडा के तट पर जब पहुंचे थे तो यहां पर मना कर दिया था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। विकास का मॉडल, जो भारतीय मॉडल है, किसके हितों की, तो भाई किसका हित करेंगे, तो ये हित करेंगे राज्य का और व्यक्ति का करेंगे, अर्थात ए और बी दोनों का ही तो हित करेंगे ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विनिवेश का अर्थ क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन दिया है। विनिवेश मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं विनिवेश मतलब होता है कि उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। क्या, उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, ये विनिवेश आपका होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई, ये कब की
की गई थी? सार्क। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो आपके काठमांडू में है आपके सार्क का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। सॉरी 85, हाँ बिल्कुल है, 85 में आपकी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? ये बताइए, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित हो सकती है? तो पढ़िए और समझिएगा। यहां पर देखो दिया है श्रमिक की उत्पादकता जब क्या होती है, उत्पादकता, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित होती है? तो देखिए सी वाले पर फोकस करिए। कह रहा है प्रतियोगी फार्मों की अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत लाभ से आय, कृषि से आय और ग्रह संपत्ति से आय। यहां पर 20 का जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर आपका याद रखिएगा, आय का स्रोत दिया गया है, अन्य स्रोत तो आपको हो जाएगा है ना, पूंजीगत से हो जाएगा, ग्रह संपत्ति दिया है, लेकिन यहाँ पर कृषि से जो आप किया है ये आय का स्रोत इसके अंतर्गत नहीं माना गया है। तो 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एक अधिनियम आया था, ठीक है, ये अधिनियम आया था 1961 में। कब आया था? 1961 में अधिनियम आया था और भारत में आयकर निर्धारण का कानून बनाया गया था। ठीक है ना, और ये 1962 में प्रभाव में आ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी करें तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं, अगर बाद में जुड़े हैं देख लीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दिया करें। चलिए तो चलिए यहां पर देखो, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों को कहा जाता है। किसे? मूल अधिकारों को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर बन जाएगा कौन? तो आपका बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान जो किया गया है वो किसमें किया गया है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके संविधान में, आपके भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, जिसमें से 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ये कब लागू होता है? जब आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, है ना, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है ना, और इसकी घोषणा आपके भारत में 3 बार की जा चुकी है, अर्थात ये राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? चलिए बताइएगा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है वो किसके पास दी गई है? तो चलिए यहाँ पर आपका अखिल भारतीय सेवा दिया है ना, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? संसद। और संसद की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर न राज्यसभा है ना लोकसभा है, लेकिन संसद तो दिया गया है ना, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? 23 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, संसद आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो आपकी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा से रिलेटेड होती है, और यही अखिल भारतीय सेवा जो आपकी 300 आर्टिकल 312 है, इसी की वजह से जो राज्यसभा है उससे उच्च माना जाता है ना। क्योंकि ये जो आपकी कोई भी अगर बना देती है अधिनियम तो उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लोकसभा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान जो नहीं देता है, कौन नहीं देगा? तो चलिए 24 नंबर में यहाँ पर देखो भैया, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, ली गई है, भी सही है। रूस में समाजवादी क्रांति, इससे सहयोग मिला है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये भी है। लेकिन औद्योगिक क्रांति से आपके भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? चलिए लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? तो चलिए लोकसभा की बात किया गया है, और लोकसभा में मेन कौन होता है? जो मुखिया होता है वही तो आपका होता है प्रधानमंत्री ना। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर होगा, हो जाएगा आपके यहाँ पर कौन? तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सामान्य विज्ञान से, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ये बताइए। सोडियम कार्बोनेट, आप लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो देखिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम होता है खाने का सोडा बोलते हैं इसे, खाने का सोडा या इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र होता है NaHCO3, है ना, ये आपका होता है, इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी करते हैं। इसका प्रयोग किसमें होता है? बेकरी उद्योग में, है ना, और आपके कह सकते हैं पेट में जब क्या होता है डकारें आती है ना खट्टी खट्टी, उसमें भी करते हैं। कागज उद्योग में करते हैं, जो बुझाने वाला होता है अग्निशामक यंत्र उसमें भी करते हैं, जल की कठोरता दूर करने भी करते हैं। तो बहुत कार्य आता है, बहुत काम में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क इनमें से कौन सा हो जाएगा?
चलिए लौह अयस्क की बात किया है तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है डोलोमाइट दिया है, सेंधा नमक दिया है, लौह उल्का दिया है, गैलेना या साधारण कच्चा शीशा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नोनाइट ये लोहे के अन्य अयस्क हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब 27 नंबर में क्या बनेगा? तो चलिए 27 को ऑप्शन सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा डोलोमाइट भी दिया गया है ना। हेमेटाइट होता है, देखो क्या क्या होते हैं, डोलोमाइट नहीं होता है, हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है और आपका क्या होता है तो आपका लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट होता है ना, ये होते हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका जवाब है लौह उल्का, क्या लौह उल्का जो आपका है इसका जवाब बनेगा, क्योंकि डोलोमाइट नहीं होता है ना। क्या क्या होते हैं, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट के साथ साथ आपका मैग्नेटाइट होता है और आपका लिमोनाइट होता है, ये लोहे के अयस्क होते हैं, ठीक है। और इनमें से जो आपका दिया गया है लौह उल्का, लौह उल्का को हम लोग क्या बोलते हैं, लौह उल्का को आपने पढ़ा होगा सीडेराइट, क्या इसे हम लोग बोलते हैं सीडेराइट। अब आपको याद आ गया होगा कि नहीं ये क्या है, सीडेराइट, ये सीडेराइट आपका होता है, सीडेराइट इसे बोला जाता है, ये आपका अयस्क है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो अयस्क है इसमें से 72% तक लोहे की मात्रा होती है ना। और आपका जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम कोयला, आपका सर्वोत्तम लौह अयस्क माना जाता है, कौन, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में सर्वोत्तम लौह अयस्क माना जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ये बताइए अल्बर्ट साबिन ने क्या विकसित किया था? चलिए बताइएगा कि अल्बर्ट साबिन ने क्या विकसित किया, ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। काफी लोग जवाब ए पीछे दे रहे हैं, कह रहे हैं ए नंबर होगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन को, 28 वाले में, 28 का जवाब देना है, 28 नंबर में। तो यहाँ पर 28 को ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका बी नंबर। देखो यहाँ पर पोलियो का, है ना, अल्बर्ट साबिन जो आपके थे ये पोलियो के टीके का किया था, जिसे हम लोग जाक सोलार्क क्या बोलते हैं, इन्हें साल्क करके नाम से जाना जाता है ना, जोनास साल्क, है ना, जोनास साल्क ने भी किया था, पोलियो के दूसरे टीके के किया था जो कि इंजेक्शन के द्वारा लिया जाने वाला है। ये क्या होता है, जो आपके अल्बर्ट साबिन थे इन्होंने पोलियो को टीका किया था, लेकिन ये टीका मुख से लिया जाने वाला विकसित किया था। इसके बाद क्या हुए, जोनास साल्क आए, जोनास साल्क के पोलियो के टीके का दूसरा इंजेक्शन हुआ, जो कि कह सकते हैं इंजेक्शन के माध्यम से उसे दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पोलियो के जो टीके हैं वो उसको दो लोगों ने यहाँ पर विकसित किया है, आपके यहाँ पर अल्बर्ट साबिन भी थे और आपके जोनास साल्क भी थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, इतना हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है 29 नंबर में, और 29 को ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ये आपके क्या होते हैं, अभिलंब होते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये आपका यहाँ कोई परावर्तक हो गया, यहाँ पर आपतित किरण आपकी आ रही है, ये किरण आपकी परावर्तित हो गई है, यहाँ पर आपका आपतन बिंदु हो गया, ये सब कहाँ मिलते हैं, तो आपके अभिलंब पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अभिलंब पर मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। चलिए बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है, प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है ना, तो क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है, क्या होना जरूरी है, क्या होना यहाँ पर जरूरी है आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर, चलिए तो बिल्कुल सही है, 30 वाले में कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, मतलब सूर्य का प्रकाश, क्या तो भैया प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में क्या होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश होगा तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अशुद्ध वाक्य पहचानना है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। कह रहे सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा और हमने सामने बैठे, हमने सामने बैठे, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध दिया है तो यही पर अशुद्ध हो गया है ना, यही अशुद्ध हो गया है, यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पित्राज्ञा के लिए सही सन्विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा के लिए सन्विच्छेद इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। पित्राज्ञा मतलब क्या होता है, इसे तोड़ेंगे तो बनेगा पितृ, क्या निकलेगा, पितृ धन आज्ञा, और पितृ धन आज्ञा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 37 को ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा कौन सी संधि है, संधि की अगर बात करते हैं तो आपकी यड़ संधि के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को यहाँ पर चुनना है। चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर अहंकार मतलब अभिमान करना होता है, ये तो ठीक है, अभिमान सभी को पता है कि अभिमान है ना, लेकिन और इसके साथ देखना है तो अभिमान के साथ साथ दंभ और आपका यहाँ पर दर्प, अब दो दिए गए हैं, अभिमान दंभ, और अच्छा देखो दंभ, ये दम में दिया और दंभ दिया है, याद रखिए दंभ होता है कौन सा, ये वाला जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, दंभ होता है, ऊपर वाले माँ है, यहाँ पर आपका भा है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम आपका है, उदय का विलोम बताइए क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है, 39 नंबर में चलिए 39 का ऑप्शन उदय का सही विलोम अस्त हो जाएगा। 39 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन उदय का अस्त कहाँ पर है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, उदय का हो जाएगा अस्त हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अस्पृश्यता जो आपका दिया है वो कौन सा हो जाएगा, अस्पृश्यता। चलिए अस्पृश्यता दीजिएगा, अस्पृश्यता जो सही लिखा गया है वो कहां पर लिखा गया है, तो चलिए यहाँ पर 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन सी आ रहा है, यहाँ पर आपका सी हो रहा है अस्पृश्यता, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा स्लो हो रहे थे ना, क्यों हो रहे थे, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन आया था डोलोमाइट वाला, है ना। डोलोमाइट जो आपका होता है, डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट वो मैग्नीशियम का होता है, किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। क्योंकि काफी लोग यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं, कह रहे नहीं सर ये होगा, तो भाई मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी आपका इसके पहले मिला था ना, तो आपका लोहे का इसका कौन सा है, तो आपका वो डोलोमाइट जो लिखा था ना वो मैग्नीशियम का होता है। परेशान न होइए, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जवाब दिया था तो कह रहे सर इसका ये होगा, इसलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन है डोलोमाइट, ये मैग्नीशियम का होता है, किसका होता है, मैग्नीशियम का इसका होता है। यहाँ पर जो सी नंबर हमने बताया था लॉ उल्का, इसका यही सही होगा, ठीक है ना। चलिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे ना, इसलिए थोड़ा सा माइंड बट रहा था, तभी धीरे पढ़ा रहे थे, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन को देना है यहाँ पर 51 नंबर में। चलिए कह रहे हैं आपसे, हाल ही में बंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो देखिए एक पुरस्कार का नाम दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार और सम्मानित किया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, आपके जापान ने शुरू किया है, और आप मतलब जापान कह सकते हैं, किसने, जापान है ना, तो जापानी है भी है तो जापान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे वर्ष 2021 के वाइल्ड इवोलेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन सी बनी है। चलिए 2021 के लिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला की बनी है। हमने आपको बताया था यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके कृति के करंत, कौन है, कृति के करंत हैं। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है चाइल्डर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक इंडेक्स है और इंडेक्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चार्डर क्या दिया है, चाडलर, है ना, चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 49वां नंबर मिला है, कौन सा, 49वां नंबर इसमें से मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी 1 के अंतर्गत पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जो दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है। यहाँ पर 54 का ऑप्शन नोट करिएगा, आपके उत्तर प्रदेश को इसका जवाब हो जाएगा ये नंबर, आपके उत्तर प्रदेश को इस श्रेणी में पहला स्थान आपको मिला है, जो कि श्रेणी 1 के तहत आपको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है ना, द्वारा आपकी ग्लोबल जेंडर गैप क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई है। 156 देश आपके लिए गए थे, जिसमें भारत को स्थान जो मिला है वो आपका 140वां स्थान मिला है। क्या ऑप्शन आपका 55 का हो जाएगा, यहाँ पर सी 140वां स्थान आपके भारत को मिला है। मतलब होता है विश्व लैंगिक अंतराल, क्या विश्व लैंगिक अंतराल, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर क्या होता है, लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, मतलब इसके आधार पर होती है, लैंगिक के आधार पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। और इस एशियाई देशों में बांग्लादेश का जो स्थान मिला है, बांग्लादेश जो आपके पड़ोसी हैं उनको मिला है आपका 65वां स्थान, नेपाल को मिला है 160वां स्थान, ठीक है। पाकिस्तान है आपका 153वें नंबर में है, और अफगानिस्तान है आपका 156 में है, ठीक है। भूटान 130 में है, और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। ये रहे आपके, और आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन 93